खाओ वही जो घर में आए, पढ़ो वही जो पेपर में आए। आइए हम लोग हिंदी का मॉडल पेपर देखते हैं हाई स्कूल, जो 18 तारीख दूसरा महीना 2026 में पूछा गया था। सेट हमारा है क्या 801 FE। आइए देखते हैं। इसमें हम आपको MCQ क्वेश्चन बताएंगे, फिर इसके आगे जो वर्णात्मक क्वेश्चन रहेंगे उसको इसी बोर्ड में आप लोगों को समझाकर हल किया जाएगा। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, नीड़ का निर्माण फिल्म के लेखक हैं। तो ऑप्शन हमारा इसमें सी था, हरिवंश राय बच्चन। दूसरा क्वेश्चन है, समय के पांव रचना की विधा है। ऑप्शन हमारा क्या रहेगा दूसरे में, ए जीवनी। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना क्या है भैया, दीप जले शंख बजे। ऑप्शन बी उसमें होगा। राजा भोज का सपना कहानी के लेखक हैं भैया राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखा गया उपन्यास है हृदय की प्यास। रीतबद्ध काव्य धारा के कवि हैं मतीराम। छत्रसाल दशक के रचयिता हैं भैया भूषण। 8वां क्वेश्चन हमारा क्या है, नव जागरण काल कहा जाता है द्विवेदी युग को। देव की रचना है भाव विलास। माँ देवी वर्मा की काव्य रचना है नीरजा। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक। ये तो क्वेश्चन जरूर पुटअप करता है। करुण रस का स्थायी भाव एक, हास रस का स्थायी भाव। हास रस का क्या होगा, हास होगा। करुण रस का स्थायी भाव शोक होगा। उपमेय में उपमान की संभावना का कहते हैं उत्प्रेक्षालंकार। यहाँ का ना होगा क्या होगा, को होगा। उपमेय में उपमान की संभावना को कहते हैं उत्प्रेक्षालंकार। चौथा छंद के दूसरे और चौथे चरण में कितने मात्राएं होती हैं, 13। षडानन में समास है क्या भैया है, द्विगु समास। इंद्र का पर्यायवाची है सुरपति। फिर आओ 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अज्ञान में उपसर्ग है क्या, अज्ञान में आगे क्या है हमारा भैया आ, तो वही हमारा क्या हो जाएगा उपसर्ग। और प्रत्यय पूछे तो पीछे वाला बताते ज्ञान। ठीक। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा, उस्मद का सप्तमी विभक्ति एक वचन है क्या है, त्वयी। रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, कितने होते हैं भैया, 3। आइए 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, वह खेलेगा वाक्य का भाववाच्य वाक्य होगा तो उसके द्वारा खेला जाएगा। 20वां क्वेश्चन हमारा क्या है, क्रिया विशेषण आविकारी पद के भेद हैं तो क्या आंसर रहेगा हमारा चौथा, जो ए नंबर पे रहेगा। इसमें आपको मॉडल पेपर लगा दिया जाएगा, पूर्ण रूप से आप इसको देख लेना है। आइए मित्र पर एक बेस्ट मोटिवेशन शायरी हो जाए, क्योंकि यह चैप्टर मित्रता नामक पाठ से पूछा गया है तो कुछ मित्र के बारे में शायरी हो जाए। एक फूल कभी दोबारा नहीं खिलता, यह जन्म बार बार नहीं मिलता। जिंदगी में मिल जाते हैं लाखों लोग, पर सच्चा दोस्त बार बार नहीं मिलता। आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले हम क्या वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन को कर चुके थे, अर्थात बहुविकल्पी क्वेश्चन। अब देखते हैं वर्णात्मक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन क्या हमारा पैराग्राफ उठा के दिया गया था, ये मित्रता नामक चैप्टर से देगा। हम तो यही कहते हैं हाई स्कूल में पहला चैप्टर क्या है, मित्रता, जिसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरा चैप्टर है क्या, ममता, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। ये दोनों को जरूर तैयार कर लेना है। हम कह रहे हैं अगर पैराग्राफ से पकड़ लेना, अगर मित्र लिखा रहे, दोस्त लिखा रहे, संगति लिखा रहे, कुसंगति लिखा रहे, तो पकड़ लेना है कि ये मित्रता नामक पाठ से है। इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगर ममता चैप्टर का है
किसका? ममता चैप्टर का है। तो उसको कैसे पकड़ना है? वहां दया लिखा रहेगा, ममता लिखा रहेगा, चूड़ामणि लिखा रहेगा, रोहितास लिखा रहेगा। तो इससे पकड़ लेना है कि किसमें का है? ममता का है। और इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है। आइए हम लोग क्या देखते हैं जो क्वेश्चन में पूछा गया है। विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखना चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे और दोषों त्रुटियों से हमें बचाएंगे। हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे वे हमें सचेत करेंगे। जब हम उत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। 3 क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया? उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है? विश्वास पात्र मित्र को जीवन की औषधि क्यों कहा गया है? तीसरा क्या है? रेखांकीय अंश की व्याख्या। वहां ऐसे ही क्वेश्चन तुमसे पुटअप करेगा। तो गद्यांश में क्या होता है? जैसे हम लोग कॉपी चेक करते हैं बोर्ड का, तो सिर्फ पाठ और लेखक का नाम देखते हैं बस। अगर पाठ और लेखक का नाम दे दिए 2 नंबर आपको मिल गया। अब फिर दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या पूछता है। रेखांकित अंश मतलब जो रेखा वाले क्वेश्चन ये दिया गया है उसी को क्या करो, एक उतार दो। थोड़ा बहुत पढ़ा चढ़ा के लिख दो, नहीं वैसे कि आप उतार दो उसको। केवल क्या सही होना चाहिए? आपका पाठ और लेखक का नाम ये सही होना चाहिए। ये रेखांकित की व्याख्या दूसरे में पूछ ले या पहले में पूछ ले, ठीक। ज्यादातर दूसरे में पूछता है लेकिन इसमें तीसरे में दे दिया गया है। आइए हम इसको कैसे करेंगे, बोर्ड में कैसे कॉपी में लिखेंगे ये देखेंगे। पैराग्राफ दिया गया है, आगे वाला 2 शब्द लिख लेना है, फिर डैश डैश करके अंतिम वाला 2 शब्द लिख लेना है। बोर्ड कॉपी में ऐसे प्रश्न संख्या डालना है। ये लिखने का तरीका ये है। अब पहला क्या है? संदर्भ। संदर्भ हमारा क्या है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ है पुस्तक हिंदी गद्य के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। जो मेन वाले हैं उसको क्या करना है? हाईलाइट कर देना है। इसे फ्लेक्स जैसे लिखते हैं हम वैसे तुमको लिख देना है। दूसरा क्वेश्चन क्या पुटअप हमारा किया था? विश्वास पात्र मित्र को जीवन की औषधि क्यों कहा गया है? तो एक बार पढ़ लेना, अपने शब्दों में लिख देना। नहीं आ रहा है समझ में, इसी में कहीं से ऐसे मेंशन कर देना, ठीक। विश्वास पात्र मित्र को जीवन की औषधि इसलिए कहा गया है क्योंकि सच्चे मित्र दुख सुख में हमेशा साथ रहते हैं। अब तीसरा इसमें क्या कहा? रेखांकीय अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकीय अंश की व्याख्या, हमें अपने मित्रों से यह आशा रखना चाहिए कि वे हमें अच्छी सीख दें और गलतियों से हमें बचाएं ताकि हम गलती कोई ना कर पाएं। यही एक अच्छे मित्र का संकेत होता है। मंजिल दूर है लेकिन जाना जरूर है, वक्त खराब है लेकिन बदलना जरूर है। आइए आज हम लोग देखते हैं हिंदी का फर्स्ट क्वेश्चन अथवा करके जो पैराग्राफ दिया था किस चैप्टर का वो देखेंगे। हमारा पैराग्राफ क्या है अथवा का? हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा और आज जो तरुण है वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान पर तरुणों का दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। इस पैराग्राफ में कहानी ये है कि इसमें जो वृद्धा लोग हैं उनका सारा समय बीत गया, दूर चला गया, उसको सोचकर संतुष्ट होते हैं अर्थात खुश होते हैं। और जो नौजवान लोग होते हैं भविष्य के बारे में अपना सोचकर खुश होते हैं लेकिन ये नहीं जानते हमको भविष्य में क्या होगा और क्या मिलेगा। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन जो दिया गया है 3 जी, इसके आगे चलते हैं। कैसे आपको हल करना है सिर्फ ये देखिए बस। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा रेखांकीय अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा क्या है? प्रस्तुत गद्यांश में प्रगतिशीलता से क्या तात्पर्य है? तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। मतलब ये जो पैराग्राफ है कौन पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, बस इतना ध्यान देना है आपको। बस यही आपका क्या पाठ और लेखक का नाम
याद होना चाहिए संदर्भ के लिए। संदर्भ सही, तुम्हारा सब क्वेश्चन सही। संदर्भ में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के क्या लिखूं नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। ये इतना लिखेंगे किसमें? संदर्भ में। फिर दूसरा क्या है? रेखांकीय अंश की व्याख्या। रेखांकीय अंश की व्याख्या अगर करना है तो अपने शब्दों में थोड़ा वो बढ़ा चढ़ा के इसको क्या करना है? लिखना है। नहीं समझ में आ रहा तो यही रेखांकीय अंश वाला उतार दो। सिर्फ आपका क्या, पाठ का नाम और लेखक का नाम जरूर ये सही होना चाहिए। ठीक, तो इसका हम तो मान लो अर्थ के रूप में शॉर्टकट में इसको लिख दिए। देखो लिखा है, लेखक का मानना है कि वृद्ध और युवा दोनों ही अपनी अपनी कल्पनाओं में खोए रहते हैं और दोनों को ही अपनी दुनिया सुखद लगती है। सुखद, ये क्या लिखा है भैया? सुखद लिखा है। ठीक, वृद्धों को अपना बीता हुआ समय बहुत सुंदर लगता है, वही युवाओं को अपनी भविष्य याद आती है। ठीक, तीसरा क्या है? प्रस्तुत गद्यांश में प्रगतिशीलता से क्या तात्पर्य है? तो तीसरा, प्रगतिशीलता का तात्पर्य है भविष्य की ओर, भविष्य की ओर उन्मुख होने और नए साहित्य के निर्माण से है। यही इसका क्या है? तात्पर्य है। आइए क्वेश्चन आगे देखते हैं। जो हमारा पद्यांश का पूछा था हिंदी 801 सेट एफी, अथवा क्वेश्चन इसमें आपको करवाएंगे जो प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे में अथवा क्वेश्चन करके पूछा था। क्या पूछा था? चल अंचल में झर झर झरते पथ में जुगनू के क्षण, फूल दीपक से देता बार बार तेरा चितवन विलास, रूप पसी तेरा घन केश पास। अब क्या इसमें 3 क्वेश्चन पुटअप कर लिया है। उपरोक्त पद्यांश का संदर्भ लिखें, मतलब किस पाठ से लिया गया है, इसके रचयिता कौन है, पद्य के अंतर्गत पहुंचता है या काव्यांश के अंतर्गत, एक ही है। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा क्या है? उपयुक्त कविता में प्रयुक्त घन केश पास का क्या करना है? अर्थ लिखना है, अर्थ बताना है। तो लिखने का तरीका हमारा क्या रहेगा? प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा का अथवा, अगर हम अथवा वाला नहीं कर रहे हैं, पहले इसके पहले जो किए थे क्वेश्चन वो वाला करना है तो अथवा ना डालना। तो लिखने का तरीका क्या हमारा है भैया? आगे वाला 2 या 3 शब्द लिख लो। चल अंचल में 3 शब्द लिख लिए। अब क्या करेंगे? अगर इसको ब्लैक से लिखे हैं तो इसको हम ब्लू से डैश 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 करके अंतिम वाला 2 शब्द या 3 शब्द लिख देंगे, तेरा घन केश पास ना, ताकि मालूम रहे इसी पैराग्राफ का रेखांकन की व्याख्या, संदर्भ, जो क्वेश्चन पूछा है वो सब हम करें। तो पहले क्या है? संदर्भ। मतलब संदर्भ में देखते हैं इस पाठ से उठाया गया है, इसके रचयिता कौन है। तो संदर्भ हम कह रहे हैं जैसे हम लिखे वैसे ही लिखना आप लोग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य के वर्षा सुंदरी के प्रति नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता महादेवी वर्मा जी हैं। तो इतना तुम्हारा सिर्फ क्या सही होना चाहिए? पाठ का नाम और रचयिता का नाम पद्य में, और गद्य में क्या? पाठ का नाम और लेखक का नाम, ये सही होना चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या पुटअप किया था भैया? रेखांकीय अंश की व्याख्या। आइए रेखांकीय अंश की व्याख्या देखते हैं। तो क्या है? बार बार तेरा चितवन विलास रूप तेरा घन केश पास, दीपक से देता है वहां से लेकर। ठीक, अर्थ देखो क्या लिखे हैं अर्थ? कवि बादलों के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि आकाश रूपी आंचल से झर झर करते हुए प्रकाश के कण गिर रहे हैं, जैसे मार्ग में जुगनू चमक कर स्वर्ण पुष्प का आभास कराते हैं, वैसे ही प्रकृति का यह रूप अंधकार में दीपक के समान प्रकाश फैला रहा है। अब तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? उपरोक्त कविता में प्रयुक्त घन केश पास का अर्थ लिखना है। तो अर्थ, घन का अर्थ क्या होता है? बादल। अब केश पास का दोनों के साथ अर्थ लेकर बालों का गुच्छा या समूह होता है। आइए मॉडल पेपर का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो संस्कृत गद्य के अंतर्गत पूछा जाता है। हम तो कहते हैं यही संस्कृत गद्य का एक वाराणसी चैप्टर पढ़ लीजिए और एक भारतीय संस्कृत चैप्टर पढ़ लीजिए। ये दोनों में से 5 नंबर आपको फिक्स मिलेगा। और श्लोक में जीवन सूत्राणी पढ़ लीजिए, क्वेश्चन से 3 मतलब आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक,
क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, संस्कृत गद्य के अनुसार जो पूछा है, ये मॉडल क्या है भैया, 801 FP सेट। ठीक, क्वेश्चन निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। जो पूछे वही करना है, दुनिया भर नौटंकी नहीं करना है। सिर्फ क्या पूछा है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, सिर्फ संदर्भ लिखो और अनुवाद इसका कीजिए। आइए हम संस्कृत को पढ़ते हैं, पढ़कर थोड़ा बहुत अर्थ बता देते हैं, यही अर्थ के रूप में अनुवाद लिख देना है। मानव जीवन संस्करण संस्कृति, मानव जीवन का संवारना ही एक संस्कृत है। संस्करण मतलब क्या होता है, संवारना। मानव जीवन को संवारना ही एक संस्कृत है। अस्माकं पूर्वजा, हमारे पूर्वज, मानव जीवन संस्कृत, मानव जीवन को संवारने के लिए महानतम प्रयत्नम आकुर्वन्, महान प्रयत्न किए। हमारे पूर्वज लोग मानव जीवन को संभालने के लिए महान प्रयत्न किए। ते अस्माकं जीवन संस्करणाय ज्ञान आचारान विचारान च आदर्शयन् तत्सर्वम् अस्माकं संस्कृति। उन्होंने हमारे जीवन को संभालने के लिए आचार और क्या मतलब और विचार बताया। तत्सर्वं अस्माकं संस्कृति, वह हमारा क्या है, संस्कृत है। वह सब हमारा क्या है, संस्कृत है। आइए आगे देखते हैं, इसका लिखने का तरीका क्या होगा। प्रश्नोत्तर संख्या क्या डालना है भैया, तीसरा 03। अगर अथवा करेंगे तो यहाँ 03 अथवा कर देंगे। ठीक, अब हमको अर्थ मतलब कौन पैराग्राफ का अर्थ लिखना है, तो आगे वाला 2 शब्द लिखना है, फिर डैश डैश करके अंतिम वाला 2 शब्द लिखना है। ठीक, आओ इसका देखते हैं क्या, संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखेंगे, सब सिंपल से जैसे हम बता रहे हैं वैसे करना है। ऐसे काफी हम ऐसे ही नंबर वहां बोर्ड पे काफी चेक करते हैं तो चढ़ा ही देते हैं। ठीक, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत गद्य के भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है। अनुवाद में जो कि आपको अर्थ पहले ही बता दिया गया है, पढ़कर भी बता दे रहे हैं। मानव जीवन को संवारना ही एक संस्कृत है। हमारे पूर्वज लोग मानव जीवन को संवारने के लिए जिन आचारों और विचारों को बताया, वह सब हमारी संस्कृत है। इसके आगे क्वेश्चन कल देखेंगे। आइए हिंदी मॉडल पेपर का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो हाई स्कूल हिंदी 801 FP सेट में पूछा था। इसके पहले हम क्या मतलब तीसरे क्वेश्चन में देखे थे, भारतीय संस्कृत, उसका क्वेश्चन पढ़े थे, पढ़कर उसका अर्थ बताए थे, फिर उसका संदर्भ और अनुवाद किए थे। इसी प्रकार इसका भी हम करेंगे। ठीक, आइए इसको पहले पढ़ते हैं। जो पूछे वही करना है, दुनिया भर नौटंकी नहीं करना है, सिर्फ संदर्भ और अनुवाद और सब कुछ नहीं लिखना है। ठीक, और इसको पढ़ते हैं। आम स्वकीकृता समया, हाँ सब ठीक है। इति कथिते तस्मिन् नागरिके सह ग्रामीणा नागरिकम अवदत्, इस प्रकार नागरिक ने ग्रामीण से कहा, प्रथम भवान एवं पृच्छतु, पहले आप पूछो। फिर लिखा है नागरिकस्य तम ग्रामीणम आकथयत्, और ग्रामीण ने नागरिक से कहा, तो मैं प्रथम पृच्छ, पहले आप पूछो। मतलब नागरिक ने ग्रामीण को कहा पहले आप पूछो, और ग्रामीण ने नागरिक को कहा पहले आप पूछो। इदं श्रुत्वा सा ग्रामीण ना, यह ग्रामीण सब सुना, अवदत् और बोला, उत्तम अहमेव, उत्तम है, इट्स ओके सही है, प्रथम पृच्छामि, हम ही पूछते हैं। ठीक, यह इसका क्या है, अर्थ है। तो लिखने का तरीका हमारा क्या रहेगा, आगे वाला 2 शब्द या 3 शब्द लिख लेना, आम स्वकीकृत समया, फिर डैट डैट, अगर इसको ब्लैक से लिखे हैं तो इसको डैट डैट रूप से करना है। ठीक, फिर बाद में अंतिम 2 शब्द लिख देना है, प्रथमम पृच्छामि, ये जो लिखा है इसी को हम क्या कर रहे हैं, लिख दिए हैं। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में करना है, क्योंकि ऐसे हम लोग कॉपी चेक करते हैं बोर्ड का। संदर्भ मतलब किस पाठ से लिया गया है, इसमें लेखक उपक रचयिता नहीं होते, सिर्फ पाठ का नाम बताना है। बस कैसे लिखोगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत गद्य के प्रबंधों ग्रामीण,
प्रबुद्धो ग्रामीण लिखा है, ठीक, नामक पाठ से लिया गया है। अब इसका अनुवाद, जो अनुवाद बताए थे अपने शब्दों में थोड़ा बहुत, वही अनुवाद है। हाँ स्वीकार है, सब इस प्रकार उस नागरिक से कहने पर वह ग्रामीण नागरिक से बोला, पहले आप ही पूछो, और नागरिक बोला, पहले आप पूछो। ऐसा सुनकर ग्रामीण बोला, ठीक है, हम ही पहले पूछते हैं। आइए हाई स्कूल हिंदी मॉडल पेपर का चौथा क्वेश्चन देखते हैं, जो संस्कृत श्लोक से पूछता है। दो क्वेश्चन उठा के दे देता है अथवा करके, तो इसमें से एक क्वेश्चन करना होता है, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। हम तो कहते हैं ज्यादातर जीवन सूत्राणी तैयार कर लो, उसी से क्वेश्चन कोई एक रहेगा, ठीक। तो आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पढ़कर इसका आंसर देते हैं, ठीक। क्या लिखा है, धान्ना नाम मुक्तमम किस्वित, अन्नों में उत्तम क्या है, इसका अर्थ होगा अन्नों में उत्तम क्या है। धना नाम स्यात् किम उत्तमम, और धनों में उत्तम क्या है। फिर लाभा नाम मुक्तमम किम स्यात्, लाभों में उत्तम क्या है। फिर लिखा है सुखा नाम स्यात् किम उत्तमम, और सुखों में उत्तम क्या है। इसका अर्थ यही है, ठीक। तो अब इसको ये वाले क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे ये देखेंगे। तो डालेंगे क्या भैया, प्रश्नोत्तर संख्या 0-4, अगर अथवा रहे तो अथवा डाल देंगे। तो मान लो हम ये वाले क्वेश्चन का आंसर करना है, तो आगे वाला 2 शब्द इसका पकड़ लेंगे, धन्ना नाम मुक्तमम, फिर डैश डैश किम मुक्तमम, अंतिम में यही है ना, लगा दी। अब इसका संदर्भ लिखेंगे। हम तो पहले ही बता दिए ये वाला चैप्टर कहाँ से उठाया भैया, जीवन सूत्राणी से। जीवन सूत्राणी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही से अपना श्लोक भी तैयार कर लेना है। तो तैयार कर लेना है, कोई एक फंसा रहेगा, ठीक। देखो संदर्भ, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। अब अनुवाद में, इसका अनुवाद अभी बताए थे क्या, अनाजों में उत्तम क्या है, धनों में उत्तम क्या है, लाभों में उत्तम क्या है, और सुखों में उत्तम क्या है। वहां जब जीवन सूत्राणी पढ़ोगे, एक क्वेश्चन किया है, दूसरा आंसर किया है, मतलब इसमें यह क्वेश्चन करता है युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर आंसर देते हैं। आइए चौथा का अथवा क्वेश्चन देखते हैं। कोकिल यापय दिवसान तावद बिरसान करी बिटपेशु, या वानमिल दरिमाला को अपि रसाला समलित सती। तो क्या करेंगे, आप कैसे इसको लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे चौथा का, अथवा आगे वाला 2 शब्द लिख लेंगे, कोकिल यपार, फिर डैश 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 रसाला समलित सती। अब आओ इसका श्लोक देखते हैं, किस चैप्टर से उठाया गया था, अनुक्ति विलासा। श्लोक कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड के अनुक्ति विलासा नामक पाठ से लिया गया है। इसमें लेखक वोखक नहीं होते हैं, ठीक भैया। तो अनुवाद, इसका अनुवाद में क्या बताया गया था आपको, हे कोयल तब तक अपने कठिन दिनों को करेल के पेड़ों पर बिता लो, जब तक कि आम के पेड़ों पर बौर न लग जाए। मतलब उसी प्रकार मनुष्यों का, इसमें अगर सोचो तो मनुष्य को यह बताया जा रहा है इस भाव में कि मनुष्य का कठिनाई कितना भी आए, अपना जीवन बिताते चले जाना है, एक दिन न एक दिन अपना समय आएगा। राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिसे डरते थे वही बात हो गई, ला 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 ला। आइए हिंदी मॉडल पेपर का 801 एपिसोड का अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इसमें कई खंड करके दिए रहेंगे, आप भ्रमित नहीं होना है। तो हमारे प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद, मथुरा और आजमगढ़ में सिर्फ क्या लगता है, अग्र पूजा। तो अग्र पूजा के बारे में क्या करना है, लिखना है। अन्य जिला में आप अपने टीचर से संपर्क कर लेना क्या लगता है, ठीक। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, अग्र पूजा खंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण लिखिए। तो लिखने का तरीका हमारा क्या रहेगा, श्री राम बहोरी शुक्ल द्वारा रचित अग्र पूजा खंड काव्य के नायक श्री कृष्ण जी हैं। इनकी विशेषताएं निम्नलिखित है। इतना जरूर लिखना है क्या, श्री राम बहोरी शुक्ल द्वारा
रचित अग्र पूजा खंड काव्य के नायक श्री कृष्ण जी हैं। इनकी विशेषताएं निम्नलिखित है। फिर हेडिंग डाल डाल के बढ़िया से क्या करना है, लिख देना। 3 नंबर का रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा, आपको ज्यादा भी नहीं लिखना है, इतना लिखोगे तभी बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक, ये बोर्ड में लिखा है, तुमको कम पता एहसास हो रहा है, लेकिन ये बहुत है। ठीक, पहले क्वेश्चन इसे हेडिंग लगा लगा के डालेंगे। 3 नंबर का है तो 3 नंबर ये बढ़िया से परफेक्ट तुमको दे देगा। ठीक, पहला शिष्ट एवं विनय, तो शिष्ट एवं विनय का लिखोगे। श्री कृष्ण सदा बड़ों के प्रति नम्र भाव रखते हैं, वे कुंती और पूज्य जनों के सम्मुख शिष्टाचार का व्यवहार करते थे। ये क्या लिखना है, शिष्ट एवं विनय में। फिर दूसरा हेडिंग लगाना है, पांडवों के परम हितैषी। श्री कृष्ण जी पांडवों के परम हितैषी थे, वे उनके सभी कार्यों में पूर्ण सहयोग करते थे। जैसे नाम वैसे काम। ठीक, अर्थात हेडिंग जैसे है वैसे बना देना है क्वेश्चन को। आंसर, अनुपम एवं सौंदर्यशाली। श्री कृष्ण जी अलौकिक और अनुपम सौंदर्यशाली व्यक्ति थे। इतना सिर्फ लिख देना है बस, अनुपम एवं सौंदर्यशाली। और तुमको बढ़ा चढ़ा के लिखना है, तुम्हारी इच्छा है बढ़ा चढ़ा के लिख देना है। ठीक, फिर चौथा हेडिंग डालेंगे क्या, धैर्यवान। श्री कृष्ण जी परम वीर थे, वे कोई भी काम धैर्य पूर्वक करते थे और किसी भी परिस्थिति में अपना धैर्य नहीं खोते थे। अगर आपको और बढ़ा चढ़ा के लिखना है तो लिख सकते हो, लेकिन इतना ही लिखना, एकदम परफेक्ट छोटा ही है, बहुत परफेक्ट है। ठीक, आगे देखते हैं हिंदी का मॉडल पेपर जो 6वां क्वेश्चन का में पूछता है, हिंदी गद्य से जीवन परिचय। तो इसमें आप पढ़ते हैं क्वेश्चन को, तो आगे चलते हैं। ठीक, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा कितना होना चाहिए, 80 शब्द होना चाहिए। मान लो 80 के निकटतम भी आ जाओ या 80 से अधिक चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा नहीं लिखना है, जो यार मेन हो वही आप लोगों को लिखना है। तो इसमें 3 जीवी दिया गया था, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, रामचंद्र शुक्ल, इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी बोलते हैं। ये ना समझना कि रामचंद्र शुक्ल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं है। तीसरा क्या है, रामधारी सिंह दिनकर। और हमारा लिखने का थीम क्या होगा पेपर में, क्या बढ़िया से राइट साइड क्या बना लेना भैया, आपको एक बॉक्स बना लेना है। बॉक्स में जो मेन पॉइंट होगा उसको लिख देना है, जैसे नाम, जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, शिक्षा, मृत्यु, रचनाएं, ये मेन पॉइंट लिख देंगे। इसी से देखकर हम इसमें मेंशन कर देंगे बस। ठीक, एकदम सरल शब्दों में। पहले क्या है, नाम रामचंद्र शुक्ल, जन्म 1884 ईस्वी, जन्म स्थान अगोना बस्ती उत्तर प्रदेश, पिता चंद्रबली शुक्ल, शिक्षा 12वीं तक, मृत्यु 1941 ईस्वी में, रचनाएं चिंतामणि, रश्मिमांसा, त्रिवेणी, सूरदास आदि। अब इसको आप पढ़ते हैं, उसी से पूरा बात से ही लिखेंगे इसमें हम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म उत्तर प्रदेश बस्ती जिला अगोना नामक ग्राम में सन 1884 ईस्वी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम चंद्रबली शुक्ल था। पूरा वही बाक्स का ही हम बोल रहे हैं। ठीक, इन्होंने 10वीं की परीक्षा मिशन स्कूल से पास की और इंटर की पढ़ाई के लिए प्रयागराज में प्रवेश ली। अंतिम वर्ष इनका परीक्षा छूट गया। रामचंद्र शुक्ल को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत शौक था। इन्होंने घर पर ही रहकर हिंदी, अंग्रेजी,
संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। साहित्य की सेवा करते हुए सन 1941 ईस्वी में श्वास की दौरा पड़ने पर इनकी मृत्यु हो गई। अब इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं भैया। रचनाएं के अंतर्गत क्या है, ठीक। फिर निबंध में क्या इनका है भैया, चिंतामणि, विचार बीथी। कहानी में क्या है, त्रिवेणी सूरदास, रस मीमांसा। काव्य में क्या है, 11 वर्ष का समय। आलोचना में क्या है, सूरदास, त्रिवेणी सूरदास। तो हमको यही, अगर ये सब नहीं लिखना है तो सीधे रचनाएं डालकर जो मेन जो है इसमें सब में लिखा है ना, कहानी, काव्य, आलोचना, सब रचनाएं में ही लिख देना है, ठीक है। आप लोगों को यही है जीवन परिचय, यही आप संक्षिप्त में इसको याद कर लीजिएगा। आइए दोस्तों, हिंदी मॉडल पेपर का अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो छठे के खा में पूछा था। छठा का काकल लिए थे, गद्य के अनुसार 3 जीवन परिचय पूछता है, तो तीनों जीवन परिचय के अंतर्गत एक जीवन परिचय बता दिया गया था, किसका, रामचंद्र शुक्ल का। इसमें 3 पूछा गया है, तो क्या पहले एक क्या पूछा गया, सूरदास, दूसरा माखनलाल चतुर्वेदी, तीसरा महादेवी वर्मा। हम तो कहते हैं काव्य के लिए इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, एक सूरदास पढ़ लीजिए और दूसरा तुलसीदास, यही दोनों से एक जरूर फंसे रहेंगे। और गद्य के लिए एक रामचंद्र शुक्ल, दूसरा जयशंकर प्रसाद। आइए अब हम आगे देखते हैं। जीवन परिचय लिखने से पहले राइट साइड आपको बॉक्स बना लेना है। बॉक्स में बढ़िया से जो हमको मेन पॉइंट होगा उसको क्या करेंगे, लिख लेंगे शब्द के रूप में। तब इधर हम इसी शब्द को वाक्य के रूप में चिन्ह कर लेंगे, हमारा जीवन परिचय बढ़िया से बन जाएगा। आपको ज्यादा माथा पच्ची नहीं करना पड़ेगा। पहले क्या, नाम सूरदास, पिता का नाम रामदास, माता का नाम जमुनादास, जन्म 1478 ईस्वी में, जन्म स्थान रुनकता ग्राम, गुरु का नाम वल्लभाचार्य, भक्ति कृष्ण भक्ति, रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली, सूर साहित्य लारी, मृत्यु 1583 ईस्वी में, मृत्यु स्थान पारसौनी नामक ग्राम। आइए अब देखते हैं, यही बॉक्स के अनुसार देखकर इसको सेंटेंस के रूप में हम बनाते हैं, ठीक, वाक्य के रूप में चिन्ह करते हैं। सूरदास जी का जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास सन 1478 ईस्वी रुनकता नामक ग्राम में हुआ था, अर्थात उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। इनके पिता का नाम रामदास तथा माता का नाम जमुनादास था और इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। पूरा हम बॉक्स का ही लिख रहे हैं, ठीक। ये बचपन से ही अंधे थे, थोड़ा बड़ा चढ़ा के हम लिख दे रहे हैं। इनको अष्टछाप का ज्ञान भी प्राप्त था। ये कृष्ण भक्ति के कवि थे, कृष्ण भक्ति का गुणगान करते थे। गुरु वल्लभाचार्य ने इनको गोवर्धन पर्वत पर कीर्तन भजन करने के लिए रख लिया। वही इनकी मृत्यु पारसौली नामक ग्राम अर्थात गोवर्धन के पास ग्राम में सन 1583 ईस्वी में हो गया था। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या है, लिख देना है भैया। सूर सागर, सूर सारावली, सूर साहित्य लारी, गोवर्धन लीला। इसके बाद हम आगे क्वेश्चन नेक्स्ट डे देखेंगे। आइए हाई स्कूल मॉडल पेपर का अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा 8 से 1 एपी सेट में पूछा था। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 7वां में श्लोक पूछता है, इसको आप पढ़ते हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड की पाठ्य वस्तु से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो लिखने का हमारा तरीका क्या रहेगा, पहले प्रश्नोत्तर संख्या डालना है। हम कहते हैं अलग अलग चैप्टर से 2 श्लोक आपको याद कर लेना है। यहाँ हम क्या चौथे चैप्टर से प्रबद्धो ग्रामीण उठाए हैं और 8वें चैप्टर से अर्थात भारतीय संस्कृत चैप्टर से एक श्लोक उठाए हैं, ठीक। तो दोनों श्लोक का अर्थ देखते हैं ताकि संस्कृत श्लोक में संदर्भ से अनुवाद करने के लिए भी आ जाए तो उसको हल कर लेना है, ठीक। आप इसको पढ़ते हैं, इसको अर्थ भी बता देते हैं। अपदो दूरगामी चा साक्षरो न चा पंडिता, मुखा स्पुष्ट वक्ता चा योजनातिसा पंडिता। इसका अर्थ समझते हैं। अब दो दूरगामी चा साक्षरो न चा पंडिता,
पैर नहीं है फिर भी दूर चला जाता है, और अक्षर से युक्त है लेकिन पंडित नहीं है। आमुखा स्फुट वक्ता, मुख नहीं है लेकिन स्पष्ट बोलता है, और जो जानता है वही क्या है, पंडित है। तो मतलब ये क्या होगा भैया, पत्र। क्या होगा, पत्र। अब इसका अर्थ देखते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निर्माया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। आओ, सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी सुखी हो। सर्वे सन्तु निर्माया, सभी निरोग हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी का मंगलमय हो। माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, कोई भी दुख का भागी ना हो। तो हम कहते हैं यही दो श्लोक पढ़िए, आप क्या कर लो, खूब रट लो, तैयार कर लो, ठीक। यही दोनों से एक जरूर आएगा। मान लो पेपर में दे दिया तो इसको नहीं लिखना है, इसको लिख देना। अगर ये दे दिया इसको ना लिखना है, इसको लिख लेना, ठीक। सिर्फ तुम्हारे जो सिलेबस में वही लिखना है, ये नहीं कि 6-7 का श्लोक लिख देना, अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, ये सब नहीं करना है, नहीं वहां नंबर कट जाएगा, ठीक। आइए हाई स्कूल हिंदी मॉडल पेपर का 8वां क्वेश्चन देखते हैं, जो पत्र से पूछता है। हमारा शिफ्ट क्या है, 801 FE 8वां क्वेश्चन। इसमें हम अथवा वाला क्वेश्चन हल कर रहे हैं। अपने मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। तो हमारा लिखने का तरीका क्या रहेगा, ये जैसे आपको व्हाइट बोर्ड में दिख रहा है, ठीक। तो प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे 0, 8, अथवा करें तो अथवा, अगर अथवा नहीं करना है तो 8 डाल देना, ठीक। आइए देखते हैं, पहले क्या लिखेंगे, सेवा में श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी तहसील सोनाव जनपद प्रयागराज उत्तर प्रदेश। पहले हम क्या करेंगे, इतना लिखेंगे। फिर क्या विषय हमारा क्या रहेगा, मतलब किस पर लिख रहे हैं, ठीक। मोहल्ले की साफ सफाई हेतु आवेदन पत्र, ये लिख रहे हैं, ठीक। अब क्या लिखेंगे, महोदय। तो अब क्या महोदय में क्या क्या लिखेंगे, सबने निवेदन है कि ग्राम टिकरी दर्जियान की नालियों में नियमानुसार सफाई की उचित व्यवस्था न होने के कारण मच्छरों एवं मक्खियों का प्रकोप है और ग्राम में बीमारी फैलने का भय है। अतः आपसे प्रार्थना है कि नालियों की सफाई की उचित व्यवस्था कराने एवं कीटनाशक दवाई के छिड़काव कराने की शीघ्र व्यवस्था करें। इसके लिए हम सब आपके आभारी रहेंगे। तो यहाँ क्या डालेंगे, नीचे धन्यवाद, यहाँ दिनांक डालेंगे, जो डेट रहेगा उस दिन का डेट डाल देंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, आपका भौदी, भौदी ना लिखना, आपका भौदी, नाम का खागा, अपना नाम यहाँ मेंशन नहीं करना है। पता हिरानपुर उत्तर प्रदेश, ठीक। क्या पता है, हिरानपुर उत्तर प्रदेश। हमें तुमसे हुआ है प्यार, है क्या करें आप ही बताओ, जिए कि मरे। आइए हम ये बताते हैं, जिए कि मरे कि पढ़े, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा हिंदी से पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में दीजिए। तो यहाँ 4 क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, 2 क्वेश्चन करना होगा। यहाँ हम क्या 10 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट उठाए हैं, यही 10 क्वेश्चन पढ़ लेना। हर बार 7 सेट में यही क्वेश्चन तुमको मिलेंगे, ठीक। 2 क्वेश्चन कोई ना कोई आपको मिल जाएगा, ठीक। कागज किसी को वाच कर लेना है, पढ़ लेना है, याद कर लेना है, रट लेना है, ठीक। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, कर्म वीराराम संस्कृति का, वीरों की संस्कृति क्या है, ठीक। तो कर्म वीराराम संस्कृति निरंतरम कर्म करणम अस्ति, निरंतर कर्म करना ही वीरों की संस्कृति है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, वाराणसी के शाम संगम स्थली अस्ति ना, बनारस किसका संगम स्थल है। तो यहाँ आंसर इसका देखेंगे, वाराणसी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति, जो बनारस है विभिन्न धर्मों का संगम स्थल है। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, चंद्रशेखर का आशीर, चंद्रशेखर कौन थे, ठीक। तो चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्ताचा, आशीचा मतलब क्या होता है और, ठीक। तो चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी
चा मतलब और देशभक्त थे। फिर लिखा सुवर्णस्य किम मुखम दुखम, मतलब जो सोना होता है इसका मुख्य दुख क्या है, मतलब जो सोना है इसका मुख्य दुख क्या है। तो लिखा है जना माम गुंजाया तोलयंति इति सुवर्णम मुखम दुखम अस्ति, मतलब कि सोना का दुख ये है कि जो लोग इसको रत्ती में तौलते हैं वही इसको क्या है, दुख है। ठीक, 5वां क्वेश्चन हमारा क्या है, वीरा केन पूजते, वीरा केन पूजते मतलब वीर लोग जो होते हैं क्या पूजते हैं, तो वीरा वीरेण पूजते, मतलब जो वीर लोग होते हैं वीर को पूजते हैं। ठीक, 6वां क्वेश्चन हमारा है पुरु राजा का आसीर, पुरु राजा कौन था, तो आंसर इसका है पुरु राजा एका भारत वीरा आसीर, पुरु राजा एक भारत का वीर था। पदेन बिना किम दूर यति ना, मतलब बिना पैर का होता तब भी क्या दूर चला जाता, वो क्या होता है, पदेन बिना पत्र मतलब पत्र होता है, बिना पैर का क्या दूर तक चला जाता है। 8वां क्वेश्चन क्या है, अलछेंद्रा का आसीर, अलछेंद्रा कौन था, अलछेंद्रा यवन देशस राजा आसीर, जो अलछेंद्रा थे भैया यमन देश के राजा थे। 9वां क्वेश्चन क्या है, वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति, जो बनारस नगरी है कहां पर स्थित है, कुत्र मतलब कहां पर, गंगाया कुले स्थिता अस्ति, मतलब जो वाराणसी नगरी है गंगा के किनारे स्थित है। ज्ञानम कुत्र संभवति, मतलब ज्ञान कहाँ संभव है, मतलब ज्ञान सर्वत्र संभवति, ज्ञान हर स्थान पे संभव मतलब संभव है। हम तो यही कहते हैं इसको एक बार, दो बार, तीन बार, कई बार इसको पढ़ लो, दिमाग में रट उठे, इसी क्वेश्चन का आंसर यही होगा, ये आना परफेक्ट है। पैदल चल रहा हूँ गाड़ी चाहिए, जीवन के सफर में एक सवारी चाहिए, अकेला है मिस्टर खिलाड़ी, मिस खिलाड़ी चाहिए, अर्थात पढ़ाने वाली मैडम चाहिए। आइए हम लोग 10वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, 10वां है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, अधिकतम शब्द सीमा क्या हो 200 वर्ड। तो निबंध में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या रहते हैं, जैसे पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान वरदान है या अभिशाप, विज्ञान का महत्व उसी के अंतर्गत सब आ जाते हैं। ठीक, नारी सशक्तिकरण और बेरोजगार समस्या, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लेना, इसका हम वीडियो बना देंगे। ठीक, जैसे इसका बना है विज्ञान के महत्व पर। ठीक, तो प्रस्तावना सर्वप्रथम हमारा हेडिंग रहेगा क्या, प्रस्तावना। आज का युग विज्ञान का युग है, मतलब आज का युग क्या है, विज्ञान का युग है। छोटी सी छोटी वस्तु से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तु तक जो भी आज हम जीवन के उपयोग में ला रहे हैं वह सब विज्ञान की देन है। मतलब छोटी सी छोटी वस्तु से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तु तक लेकर जितना हम सुबह से लेकर शाम तक वस्तुओं को यूज कर रहे हैं वह सब क्या है, विज्ञान की देन है। थोड़ा वो बढ़ा चढ़ा के अगर लिखना हो तो लिख देना, जैसे वाहन, टॉर्च, टीवी, यांत्रिक यंत्र आदि। अब विज्ञान महत्व के रूप में आज हमारे जीवन में विज्ञान का बहुत महत्व है। जो विज्ञान हमारे लिए वरदान का कार्य करता है, विज्ञान हर कार्य को आसान कर दिया है, जिससे हम सब कोई भी कार्य आसानी से कर सकते हैं। विज्ञान के वरदान के लिए कुछ संसाधन क्या है, निम्न है। जैसे यातायात के क्षेत्र में पहले मनुष्य को यात्रा तय करने में लगभग वर्षों लग जाते थे, बहुत टाइम लग जाता था, लेकिन अब वाहन द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक मनुष्य आ जा सकता है। फिर क्या हेडिंग लगाएंगे, विद्युत के क्षेत्र में, विद्युत विज्ञान के क्षेत्र में आश्चर्यजनक क्रांति ला दी है, जिससे हर कार्य आसान हो गया है। मनुष्य इसका प्रयोग वॉशिंग मशीन, कूलर, पंखा, एसी आदि में कर रहा है। तो अंतिम वाला हेडिंग क्या लगाएंगे, उपसंहार। तो ये जरूर याद रखना, पहले प्रस्तावना बाद में उपसंहार। उपसंहार में क्या लिखेंगे, विज्ञान एक प्रकार की तलवार है, मनुष्य चाहे जैसे इसका उपयोग करे
या उसके गुणवत्ता या समझदारी पर निर्भर करता है। मनुष्य चाहे अपना अनाड़ीपन में अपना अंग काट ले या समझदारी में अपने अंग को बचा ले। ठीक।